हेलो दोस्तों। फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। और आप देख रहे हैं रायपुर से लाइव। लगातार जारी है क्लासेस एंशिएंट हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और आज का जो टॉपिक फिर से वही मैं आप लोग देखने वाले हैं, वो है मौर्य एम्पायर। ठीक है, मौर्य काल। और मौर्य एम्पायर का पार्ट 6 आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, 5 भाग ये हो चुके हैं। मौर्य एम्पायर का 5 भाग, 5 पार्ट ला चुके हैं आपके लिए। जहां पर ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जानकारी के स्रोत, मौर्य प्रशासन का विस्तार कहां कहां तक फैला हुआ था, ठीक है, किस किस देशों में इनका प्रसार देखने को मिला था, वो हम देखे थे। फिर उसके बाद प्रमुख शासकों की बातें की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के 100 पुत्रों में एक अशोक की बातें हमने की थी। और अशोक के अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख वगैरह वगैरह हमने देखे थे। ठीक है, तो प्रॉपर पूरा अभी फिलहाल जो है प्रमुख शासकों की पूरी बातें हो चुकी है आज की क्लास में। कहने का मतलब अभी की क्लास में हम देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। ठीक है, तो अगर कोई राजा है, ठीक है, अगर कोई शासक है और इतना बड़ा अगर साम्राज्य है, ठीक है, आप जानते हैं मौर्य जो साम्राज्य है ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य है ये भले इन ये मगध पर शासन कर रहे थे। ठीक है, भले ये मगध के आसपास मगध पर शासन कर, लेकिन इनका फैलाव, इनका प्रचार बहुत जो है अलग अलग देशों में भी देखने को मिलता है। तो इतनी बड़ी प्रशासन को, इतनी बड़ी जो है साम्राज्य को संभालने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा भाई। ठीक है, कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा जो इस शासन प्रशासन को संभालेगा। तो कोई ना कोई, कहने का मतलब राजा रहेगा, राजा के मंत्री रहेंगे। ठीक है, उनके कुछ अधिकारी रहेंगे, कुछ सैनिक रहेंगे, कुछ गुप्तचर विभाग रहेंगे, कुछ न्यायालय विभाग रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें को हम क्या कहेंगे, ये जो प्रशासन को हम देखेंगे 3 लेवल में हम बांटते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रशासन, दूसरा जिसको बोला जाता है प्रांतीय प्रशासन, और तीसरा जिसको बोलते हैं स्थानीय प्रशासन। ठीक है, जैसे कि अभी इस समय की बात की जाए, करेंट की बात की जाए, तो जैसे कि ठीक है, देश का प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, देश का प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद और जो उनके अधिकारी हैं, ठीक है, वो संभालते हैं। तो वो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम मान सकते हैं। वहीं पर अगर राज्य की बात करें, ठीक है, अलग अलग राज्यों में, छत्तीसगढ़ के राज्य माननीय भूपेश बघेल की सरकार है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो उनके और उनके जो मंत्री परिषद और अधिकारी गण हैं वो संभालते हैं। तो इस जो प्रांतीय प्रशासन आप रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, और स्थानीय प्रशासन कहने का मतलब जैसे पंचायत जो स्तर पर, ठीक है, जो पंचायत स्तर पर जो रहते हैं, और नगर स्तर पर देखते हैं जैसे आपकी जो पार्षद वगैरह हैं। ठीक है, तो नगर स्तर पर, पंचायत स्तर पर उसको हम स्थानीय प्रशासन के रूप में आप देख सकते हैं। तो एक हायरार्की बनी हुई है। मौर्यकालीन प्रशासन में एक हायरार्की देखने को मिलती है, जहां पर ठीक है, जो है अपर लेवल से निम्न लेवल तक हम बात करेंगे कि प्रशासन व्यवस्था में कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से अधिकारी था, कौन कौन से जो ऐसे न्यायकर्ता थे, कौन कौन से ऐसे पुलिस विभाग थे, ठीक, किस प्रकार के पुलिस विभाग थे, किस प्रकार से गुप्तचर विभाग थे। ठीक है, वहां के जनता का इनका क्या प्रभाव पड़ा था, और अलग अलग विद्वानों ने ऐसे प्रशासन पर क्या क्या राय दी है। जहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी प्रशासन पर बहुत सारी बातें करते हैं, मेगस्थनी का इंडिका भी वही बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मौर्यकालीन प्रशासन, आज की जो कहानी जो रहेगी, आज की बातें जो रहेगी वो है
मौर्य प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था बोल सकते हैं, जो भी है मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था। चलिए, इस मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था को तीन भाग में हम देखते हैं, तीन भाग में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये एक हायरार्की की तरह आप मान सकते हैं। ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रशासन, क्या है केंद्रीय प्रशासन। दूसरा है जिसको बोला जाता है प्रांतीय प्रशासन, प्रांत में जो प्रशासन को हम प्रांतीय प्रशासन बोलते हैं। प्रांतों का प्रशासन क्या कहलाता है, प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, प्रशासन। दूसरा स्थानीय प्रशासन, सॉरी, तीसरा क्या है, स्थानीय प्रशासन। चलिए, तो सबसे पहले हम बातें करेंगे किसकी, जो है केंद्रीय प्रशासन की। और केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसको भी हम देख सकते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत देखा जाए तो केंद्रीय प्रशासन में कोई ना कोई क्या होगा, सम्राट उपस्थित रहेंगे। सम्राट रहेगा, या फिर जिसको हम शासक बोल सकते हैं, या फिर राजा बोल सकते हैं, जो भी आपका बोलना चाहे। या इसको राजा बोल सकते हैं, या इसको शासक बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप बोल सकते हैं, आप बोलिए, आपकी मर्जी, मतलब एक ही है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में जो बागडोर है वो किनके हाथ में रहती है, राजा या सम्राट के हाथों में। ठीक है, वहीं पर दूसरी बात की जाए तो अगर राजा होगा, सम्राट होगा, ठीक है, तो उनके मंत्री परिषद होंगे, जाहिर सी बात है भाई। मंत्री परिषद जिनका कार्य होता है कि उनके कार्यों पर, ठीक है, सम्राट या राजा के कार्यों पर क्या करना, हेल्प करना है, उनकी सहायता करना है। ठीक है, उनको सलाह देने का कार्य करते हैं मंत्री परिषद। और कुछ इनके उस विभाग के, पर्टिकुलर विभाग के अध्यक्ष नॉमिनेट किए जाएंगे, अध्यक्ष बनाई जाएगी। ठीक है, इनके अंतर्गत हम देखेंगे न्याय जो है प्रशासन। ठीक है, न्याय प्रशासन भी हम देखेंगे। ठीक है, क्या है न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन। ये बहुत बड़ी जो है रोल प्ले करता है सैन्य प्रशासन, क्योंकि बिना सेना के इतनी बड़ी साम्राज्य को चलाना मुमकिन नहीं था। ठीक है, गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर भी रखे जाते थे। गुप्तचर प्रणाली, और गुप्तचर प्रणाली हम देखेंगे क्या है। ठीक है, किस प्रकार से गुप्तचर की जो है बातें होती है यहाँ पर।
या स्पेस नहीं है, लेकिन मैं यही लिख देता हूँ। इस स्थानीय प्रशासन को दो भाग में जो है बांट देते हैं। एक जिसको हम कहते हैं नगर प्रशासन, एक कहा जाता है नगर प्रशासन, और दूसरा जिसको हम कहते हैं ग्रामीण प्रशासन। क्या है? ग्रामीण प्रशासन। एक नगर प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे, दूसरा ग्रामीण प्रशासन देखेंगे। इसके अंतर्गत भाई, इस स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत नगर प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन। वहीं पर प्रांतीय प्रशासन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इनके क्या थे? 5 भाग है। एक जिसको हम कहते हैं जो है उत्तरापथ, उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, ठीक है, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, स्पेस नहीं है इसी कारण मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, अवंती राज्य, मध्य देश, अवंती राज्य, ठीक है, अवंती राज्य या फिर अवंती पथ, ठीक है, और चौथा सॉरी पांचवा कलिंग पथ। क्या है? कलिंग पथ। तो प्रांतीय प्रशासन के क्या है? 5 भाग है। 5 अलग अलग स्थानों पर जो है शासन व्यवस्था देखने को मिलता है प्रांत में, ठीक है। उत्तरा पथ, दक्षिण पथ, मध्य देश, अवंती पथ, कलिंग पथ, ये सबकी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था इस प्रकार से होने वाली है, इस प्रकार से रहने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। और केंद्रीय प्रशासन में हम सभी चीजों की बातें करेंगे, जहां पर बात होगी सम्राट की या राजा या शासक की, बात होगी मंत्रिपरिषद की, बात होगी अध्यक्ष की, बात होगी न्याय प्रशासन की, बात होगी सैन्य व्यवस्था, और लास्ट में बात होगी, ठीक है, गुप्तचर प्रणाली या गुप्तचर विभाग की। क्लियर है बातें? आगे बढ़े तो सोच सकते हैं इतनी बड़ी जो है साम्राज्य को तो चलाने के लिए ये सभी चीजें मौजूद होनी जरूरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी हम ले चलते हैं केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। क्या है? केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। चलिए, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में सबसे पहली जो बात होगी वो बात होगी राजा की या सम्राट की। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ। सबसे पहली जो बातें होगी वो किसकी होगी? राजा या सम्राट। चलिए, अब कोई प्रशासन व्यवस्था है, कोई साम्राज्य है, ठीक है, उस साम्राज्य का सबसे ऊपर अगर हम बात करें, सबसे ऊपर, ठीक है, पिक पॉइंट, सबसे ऊपर जो रहने वाले व्यक्ति होंगे वो कोई भी राज्य का, ठीक है, किसी भी देश का, ठीक है, जो है सर्वोच्च जो न्यायकर्ता, ठीक है, सर्वोच्च क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ऊपर जो रहने वाले वो क्या कहलाएगा? राजा या सम्राट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो केंद्रीय प्रशासन का सबसे जो है सर्वोच्च कौन होता है? राजा होता है, ठीक है। तो राजा केंद्रीय प्रशासन का सबसे सर्वोच्च होगा। राजा या सम्राट केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का सर्वोच्च होता है, ठीक है, सबसे ऊपर। इसको सर्वोच्च न्यायाधीश बोल सकते हैं, सर्वोच्च शासन व्यवस्था चलाने में सबसे ऊपरी भाग बोल सकते हैं। चलिए,
चलिए, अब उसके बाद इसकी जो हेल्प करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इसको सर्वोच्च न्यायाधीश भी बोला जाता है, ठीक है, क्या है, इसको सर्वोच्च न्यायाधीश बोलते हैं। न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश कहने का मतलब है जितनी भी न्याय है, जितना भी निर्णय है, वो यही करेंगे, ठीक है। भले ही इनके नीचे कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री को, ठीक है, वो अथॉरिटी प्रदान की जाएगी, लेकिन लास्ट में अगर घूम फिर के अगर बात आती है, बहुत बड़ी बात आती है, ठीक है, या फिर दंड, या ठीक है, बहुत ऐसी बड़ी बात आती है, तो राजा तक जब बात पहुंच जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो सर्वोच्च न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायकर्ता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायकर्ता भी कहलाता है राजा किसी केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का। चलिए, राजा तो रहेंगे, जाहिर सी बात है, और राजा रहेंगे तो राजा के मंत्री परिषद जरूर रहेंगे, मंत्री परिषद, ठीक है, राजा है तो जाहिर सी बात है उनके मंत्री परिषद जरूर रहेंगे। मंत्री परिषद कहने का मतलब है राजा को उनके कार्यों पर सलाह देने के लिए, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं मंत्री परिषद। मंत्रियों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद, ठीक है। तो मंत्री परिषद का कार्य है कि राजा को, ठीक है, उनके कार्यों पर, उनके कार्यों पर सलाह देने का कार्य करता है, सलाह देने का कार्य करता है, तो कार्य मंत्री परिषद को होता है, ठीक है, यह कार्य करता है, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, मौर्य प्रशासन में मंत्री परिषद को एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है, जिसको हम कहते हैं तीर्थ, याद रखिए, ठीक है। मौर्य प्रशासन व्यवस्था में, मौर्य प्रशासन में मंत्री परिषद को, मंत्री परिषद को तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद को प्रशासन व्यवस्था में, मौर्य प्रशासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को किस नाम से जानते हैं भाई साहब, तीर्थ के नाम से जानते हैं। अगर आप तीर्थ बोल देंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बात कर रहे हैं मंत्री परिषद, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये मंत्री परिषद होंगे, लेकिन राजा की सलाहकारी, कि राजा की सलाहकारी कौन कौन होंगे, एक तो होगा, अभी जब देखिए मंत्री परिषद होंगी, क्या है, एक होगा, क्या है, मंत्री परिषद, और दूसरा होते हैं, ठीक है, उन विभाग के पर्टिकुलर अध्यक्ष, ठीक है। सलाहकार, जो राजा को सलाह देने का कार्य सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद का नहीं है, इवन जो है आपके वहां के प्रसिद्ध अध्यक्ष का भी होता है, ठीक है। उल्लेख, मंत्री परिषद का उल्लेख आपके कहाँ देखने को मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। यहाँ का जो उल्लेख है, मंत्री परिषद का उल्लेख है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये अलग से हम बात करेंगे कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य ने मौर्यकालीन प्रशासन में क्या क्या बातें कही है, ठीक है। यहाँ पर कुल मंत्रियों की संख्या, कुल मंत्री की संख्या कितनी बताई गई है, कुल मंत्रियों की संख्या, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल मंत्रियों की संख्या क्या बताई गई है,
18 बताई गई है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें अध्यक्ष, इनका जो उल्लेख है, इनका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? ठीक है, यूनानी ग्रंथों में, यूनानी ग्रंथों में। ठीक है, चलिए, खासकर यूनानी ग्रंथों में मेगस्तनी का इंडिका, ठीक है, मेगस्तनीज का इंडिका। तो मेगस्तनी का इंडिका क्या बताता है? ठीक है, यूनानी ग्रंथ है एक प्रकार के। मेगस्तनी का इंडिका जो अध्यक्ष की बातें करता है। कुल जो अध्यक्ष है, कुल अध्यक्ष इन्होंने क्या बताया है? कुल अध्यक्षों की संख्या 27 बताई है। कहाँ पर? ठीक है, मेगस्तनी का इंडिका। मेगस्तनी का इंडिका क्या कहता है कि राजा को सलाहकारी परिषद जो है, राजा की जो सलाहकारी परिषद में अध्यक्ष की जो संख्या है वो 27 बताई। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद की जो संख्या है, कुल मंत्रियों की जो संख्या है वो 18 बताई। वहीं पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार कुछ क्या है? सप्तांश सिद्धांत देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कौटिल्य का, या कौटिल्य की अर्थशास्त्र, की अर्थशास्त्र के अनुसार जो सप्तांग सिद्धांत है, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो सप्तांग सिद्धांत दिए हैं, किसने दिए हैं? कौटिल्य दिया है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब है कि अगर कोई शासक है, कोई राजा है, तो उनके, ठीक है, टोटल 7 अंग होंगे। 7 वो जरूरी अंग होंगे राजा के पास। ठीक है, उस प्रशासन व्यवस्था के चलाने के लिए, ठीक है, 7 अंग होना जरूरी है। ये किसने कहा है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, अपने अर्थशास्त्र में कहा है। ठीक है, अगर कोई राजा है तो राजा को, ठीक है, अपना राज्य, अपनी प्रशासन चलाने के लिए वो 7 अंग जरूर होने चाहिए। ठीक है, और वो 7 अंग क्या है? एक तो होना चाहिए राजा, राजा तो खुद होना चाहिए। ठीक है, साथ ही, ठीक है, साथ ही साथ राजा के साथ साथ होनी चाहिए उनके मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री होनी चाहिए, मंत्री परिषद होनी चाहिए। मंत्री, फिर जनपद जहां पर वो रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर जनपद है तो दुर्ग होनी चाहिए। दुर्ग कहने का मतलब दुर्गीकृत दुर्ग बना होगा। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। कोष होनी चाहिए, कोष 5 और 6। ठीक है, और मित्र होनी चाहिए, दंड होनी चाहिए, या सेवन जो है मित्र होनी चाहिए। राजा के जो है सप्तांग सिद्धांत क्या बोलते हैं? ठीक है, तो खुद राजा होना चाहिए। ठीक है, राजा कहने का मतलब है, ठीक है, राजा का मतलब है राज्य का प्रमुख। ठीक है, देश का प्रमुख, साम्राज्य का प्रमुख, ये क्या कहलाता है? साम्राज्य का, साम्राज्य का प्रमुख तो होना चाहिए। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि अगर कोई प्रशासन व्यवस्था अगर है, कोई साम्राज्य है, तो साम्राज्य का प्रमुख तो होना चाहिए। सप्तांग सिद्धांत में मंत्री होनी चाहिए। ठीक है, और मंत्री के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, सलाह देने, ठीक है, सलाह देने हेतु, सलाह देने हेतु, ठीक है, मंत्री को उनके अच्छे कार्य में सलाह देने के लिए क्या होनी चाहिए? मंत्रीगण होनी चाहिए, मंत्री परिषद होनी चाहिए। किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा। साथ ही साथ कौटिल्य कहते हैं कि अगर राजा है, अगर मंत्री है, तो रहने के जो स्थान है, ठीक है, उनके जो निवास स्थान है, क्या है? उनके जो निवास स्थान
होनी चाहिए, कहने का मतलब है जनपद होना चाहिए, निवास स्थान होना चाहिए। अगर निवास स्थान है तो उनको दुर्गीकृत होनी चाहिए। दुर्गीकृत कहने का मतलब है चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, क्या है, आपका जो महल है, निवास है, ठीक है, राजा का महल है, राजा का जो निवास है, निवास या महल चारों तरफ से घिरे हो, चारों तरफ से क्या हो, घिरे हो। क्यों भाई घिरे हो? अरे भाई राजा है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई हमला कर देगा, ठीक है, अगर कोई हमला कर देगा तो कैसे बात चलेगी भाई साहब, ठीक है, आप ही समझिए। तो इसके लिए ठीक है, चारों तरफ जो है दुर्ग जो है क्या लगाया जाए, दुर्ग। ठीक है, आप देखे होंगे बाहुबली वगैरह में बड़े बड़े जो है आप जो है महले बनाए जाते हैं, और महलों के चारों तरफ, ठीक है, कोई भेद न सके, ऐसी प्रकार के दुर्ग की संरचना की जाती है, ताकि जो दुश्मन देश है, जो दुश्मन है, वो किसी प्रकार का हमला ना कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से दुर्ग होनी चाहिए, किसके लिए, राजा है उनके शेप के लिए। तो यहाँ तो छोटे छोटे मंत्री जो है बंदूकधारी जो है लोग पकड़ के चलते हैं, ये तो बहुत बड़े राजा थे। ठीक है, छोटे छोटे मंत्री हैं वो बंदूकधारी लेके चलते हैं। सबको मरने का डर है, ठीक है, भले मरना सबको है, सही बात है कि नहीं? सबको रहता है भाई। चलिए, अगर ये सभी बातें हैं, राजा है, मंत्री है, जनपद है, दुर्ग है, ठीक है, लेकिन अगर उनके पास कोष नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। कोष कहने का मतलब है, ठीक है, खजाना। ठीक है, कोष कहने का मतलब है क्या है, खजाना। खजाना, अरे भाई खजाना, राज्य का खर्च किस में चलेगा, राज्य का खर्च किस में चलेगा, इसी खजाने से चलेगा, कोष। ठीक है, राज्य का खर्च कहाँ से चलेगा, इसी खजाने से चलेगा। राज्य में कोई पुल बना दिया, ठीक है, कोई सड़क बना दिया, कोई कुछ भी बना, गार्डन बना दिया, जो भी बना दिया, तो खर्च कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे भाई, राजा के खजाने से। तो कोष होना बहुत जरूरी है, राजा का खजाना होना बहुत जरूरी है राज्य का खर्च चलाने के लिए। वहीं पर अगर बात करें, अगर कोई इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे अनुचित व्यवहार करता है, ऐसे कोई अपराध करता है, तो राजा को वो पूरी तरह से सक्षम हो कि उसके क्या है, दंड दे सके, अपराधियों को क्या दे सके, अपराधी अपराधियों को दंड दे सके, दंड दे सके। ठीक है, ऐसी ताकतें, ऐसी, ठीक है, उन पे क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, उनके पास ऐसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए कि राजा के पास अधिकार प्राप्त होनी चाहिए कि अगर कोई किसी प्रकार के अनुचित कार्य कर रहे हैं, कोई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कानून के विरोध कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो राजा को ये होनी चाहिए कि उनको दंड दे सके। ये किसमें कहा है, पॉलिटी के अर्थशास्त्र के अनुसार ये सप्ताह सिद्धांत। और उसमें से अगर लास्ट की बात की जाए तो राजा भाई साहब इतने सब कार्य करेगा तो अपने दुख सुख बांटने के लिए, ठीक है, उनके पास एक मंत्री होना चाहिए, दुख सुख हेतु क्या होनी चाहिए, मंत्री नहीं मित्र। ठीक है, अपने भाई दुख सुख बांटने के लिए अपना, आपके पास भी होता है ना कोई ऐसा दोस्त होता है, कोई जिगरी यार होता है, कि उन्हीं को ही सारे फीलिंग, ठीक है, उन्हीं को ही सारे फीलिंग बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो दोस्त बहुत जरूरी है भाई साहब जिंदगी में। ठीक है, आप गर्लफ्रेंड को भले ना बताइए, लेकिन दोस्त को, ठीक है, सारे फीलिंग बताइए, गर्लफ्रेंड भले ना बनाइए लेकिन दोस्त बनाइए। ठीक है, जाहिर सी बात है। चलिए, हमारे भी अच्छे अच्छे मित्रगण हैं, हमारे भी बड़े बड़े जो है अच्छे, जो है बहुत अच्छे दोस्त है, मित्रगण हैं। ठीक है, तो सबका होता है, होना भी चाहिए। चलिए, ताकि वो सारी बातें हम क्या कर सकते हैं, उनकी उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई राजा की। तो राजा होगा, राज्य का प्रमुख होगा, ठीक है, मंत्री होंगे, सलाह देनी होती, मंत्री परिषद होंगे, जनपद होगा, निवास करने के लिए राजा के पास कोई तो घर होगा, निवास होगा, महल होगा, उसी महल उसी निवास का, ठीक है, वो दुर्ग से चारों ओर घिरा होना चाहिए,
उनके पास, राजा के पास खजाना होनी चाहिए, कोष होनी चाहिए राज्य को, ठीक है, चलाने के लिए, राज्य खर्च करने के लिए। और राजा के पास दंड देने का क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उनको अथॉरिटी प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है, दंड दे सकते हैं अगर आपके आपराधिक प्रवृत्ति होंगे। और सुख दुख बांटने के लिए एक मित्र जरूर होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, मैंने नहीं कहा है, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जो कौटिल्य कह रहे हैं भाई साहब, ठीक है, हमारा चाणक्य कौटिल्य, उन्हीं की बातों को मैं आपके मद्देनजर रखता हूँ। चलिए, ठीक है। मौर्य काल जितने पढ़े, याद रखे, एक चीज और बता देता हूँ। अभी तक जितने भी आप लोग मौर्य जो काल पढ़े, उस मौर्य काल में ये जानकारी की शोध, मौर्य प्रशासन विस्तार, प्रमुख शासक, ठीक है, मानता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखिए, किसी भी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो बातें रहती हैं, वो मौर्यकालीन प्रशासन, या मौर्य देख रहे हैं तो मौर्यकालीन प्रशासन, गुप्त काल देख रहे हैं तो गुप्तकालीन प्रशासन। कहने का मतलब है कि जो प्रशासन व्यवस्था है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में खासकर प्रशासन व्यवस्था से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे ज्यादा क्वेश्चन भले न आए, इनसे न इनसे और इन सब से, ठीक है, इनसे भी थोड़ा बहुत आएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इनसे ज्यादा क्वेश्चन भले न आए, लेकिन इनसे जो है पूरी तरह से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मौर्य काल से अगर दो क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, दो या तीन क्वेश्चन मान के चलिए, यार इतना तो नहीं उठाएगा भाई। अगर दो क्वेश्चन मौर्य काल से उठा लिया है, मान के चलिए, दो भी नहीं उठाएगा, एक भी उठाएगा। अगर एक भी उठाएगा तो वो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था से उठाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा लोग लगभग 10 में 8 बार जो मौर्यकालीन प्रशासन से उठाएंगे, ये तो भी है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, ये जो है प्रशासन व्यवस्था बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इसी प्रकार लगातार चलता रहेगा हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, और आप देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं, ठीक है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया सप्तांत सिद्धांत, ठीक है, क्या है? सप्तांत सिद्धांत, ये किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है, ठीक है। अब देखिए, ये राजा हो गए और मंत्री परिषद हो गए, ठीक है, उनके कुछ अध्यक्ष के नाम हो गए, ठीक है। तो भाई मंत्री परिषद है, तो इसमें क्या कहा है? 18 ऐसे मंत्रियों की बातें की, ठीक है, 18 ऐसे मंत्रियों का क्या किया गया है, अर्थशास्त्र में बातें की है, उल्लेख मिलता है। तो उसी को हम देखेंगे, 18 वो कौन कौन से जो है मंत्री हैं, ठीक है। अध्यक्ष के बारे में, अधिकारी अध्यक्ष के बारे में कुछ बातें में 27, लेकिन 27 के 27 जो है पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। मेगस्तनी का, ठीक है, मेगस्तनी का जो इंडिका बोलता है वो जो है 27 है, लेकिन अन्य जो है जगह, कई जगह 12, कई जगह 15, कई जगह अलग अलग बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन मेगस्ती का इंडिया 27 बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर 27 ऐसे अधिकारी की बातें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन बात याद रखिए, मेगस्ती का इंडिया 27, और मंत्रियों की संख्या जो है कौटिल्य ने क्या बताया है? 18 बताया। उन्हीं 18 मंत्रियों की बातें हम करें, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे मंत्री परिषद की, ठीक है, इसकी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, वो है तीर्थ के नाम से जानते हैं। किसमें भाई? सभी जगह नहीं, सिर्फ मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलिए, एक तरफ हम बातें करेंगे कुछ मंत्री या तीर्थ की,
ठीक है। एक तरफ हम बातें करेंगे, क्या है, मंत्री, ठीक है, एक तरफ बातें करेंगे मंत्री, ठीक है, या तीर्थ की, और दूसरी तरफ बातें करेंगे उनके प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, क्या है, प्रमुख कार्य। अरे बाहर जो है बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है भाई, दिक्कत हो जाता है कभी कभार, क्या करें। ठीक है, वो जस्ट इग्नोर है, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो इसी प्रकार से हम अगर बात करें, चलिए कौन कौन से नाम है, ठीक है, वो हम देखें। तो सबसे फर्स्ट है, ठीक है, सबसे फर्स्ट जिसको कहा जाता है पुरोहित। ठीक है, सबसे फर्स्ट है जो पुरोहित, इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ। चलिए 2 मिनट वेट करिए, ठीक है, क्योंकि फिर पेजेस बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। एक तरफ हम बात करेंगे मंत्री, या जिसको कहते हैं तीर्थ, क्योंकि 18 का 18 लिखना जो है, ठीक है, प्रमुख कार्य। तो इसके बाद फिर हम लिखेंगे मंत्री इसी पेज में, ठीक है, फिर प्रमुख कार्य, तो डबल हो जाएगा प्रमुख कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सही रहेगा। चलिए, चलिए, इस प्रकार से बेटर है, ठीक है, उससे तो बेटर ही है। चलिए, एक तरफ बात करेंगे मंत्री की, तो सबसे फर्स्ट पुरोहित, क्या है, पुरोहित। ये सभी आपको याद रखना है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है, समझाने वाली चीजें मैं समझाता हूँ। ठीक है, याद रखने वाली आप याद रखिए। ठीक है, पुरोहित मतलब कहने का मतलब है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, पुरोहित कहने का मतलब है प्रधानमंत्री। चलिए, कौन था भाई पुरोहित, कौटिल्य था क्या, किसका था, किसका था, कौटिल्य का पुरोहित, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित कौटिल्य था। ठीक है, उसके बाद कौन बनते हैं, राधा गुप्त, अशोक के समय। ठीक है, चलिए, सेनापति, ठीक है, क्या है, सेनापति, ठीक है, सेनाओं का पति। ठीक है, ऐसा है। चलिए, प्रधानमंत्री हो गए, सेनापति, युद्ध विभाग का जो है क्या कहता है, मंत्री, युद्ध विभाग का मंत्री क्या कहलाता है, सेनापति या सेनाध्यक्ष। ठीक है, या बोल सकते हैं सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष। चलिए, उसी प्रकार अगर तीसरा देखें, ठीक है, एक होता है सन्निधाता, ठीक है, एक होता है सारणीधाता। ये राजस्व विभाग का अधिकारी होता है।
ये क्या होता है? राजस्व विभाग का अधिकारी, विभाग का अधिकारी, अधिलिज्ञ इसका मतलब अधिकारी। इसको हम कहते हैं कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष क्या कहा जाता है? कोषाध्यक्ष। वहीं पर बात करें, ठीक है, प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा जो न्यायाधीश, ठीक है, क्या है? न्यायाधीश। और न्यायाधीश किस प्रकार के न्यायाधीश दिखते हैं? ये फौजदारी मामले देखते हैं। क्या है? फौजदारी मामले। और क्या है? दीवानी मामले, वो हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लिख लीजिए फौजदारी। जब न्यायालय देखेंगे, न्याय प्रशासन देखेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। ये फौजदारी मामले को निपटाता है, ठीक है, प्रतिष्ठा। चलिए, वहीं पर व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक। और व्यवहारिक जो है ये भी न्यायाधीश होते हैं, ये भी न्यायाधीश होते हैं। और ये किस प्रकार के मामले को सुलझाते हैं? ये दीवानी मामले को सुलझाते हैं। दीवानी क्या है, फौजदारी क्या है, वो अच्छे से हम बात करेंगे। ठीक है, आप लोग बता दीजिए अगर जानते हैं तो। ठीक है, चलिए, वहीं पर एक होता है नायक, जो क्या करता है? सेना का संचालन। ठीक है, सेना का संचालन, सेना का संचालन। चलिए, उसके बाद हम बात करें तो 7वें नंबर कर्मांतिक, कर्मांतिक। ठीक है, उद्योग धंधों का प्रधान। ठीक है, उद्योग अधिकारी बोल सकते हैं, उद्योग अधिकारी। 8वें नंबर पर दंडपाल। ठीक है, अगर बात करें दंडपाल, दंडपाल कहने का मतलब है पुलिस अधिकारी। क्या है? ये सभी याद रखिए, क्या है? पुलिस अधिकारी, दंडपाल। 9वें नंबर पर बात करें तो नागरख, एक होता है नागरख। जो नागरख होता है वो कोतवाल की तरह होता है, कोतवाल। 10वें नंबर पर बात करें तो एक होता है दुर्गपाल, दुर्गपाल। और दुर्गपाल कहने का मतलब है दुर्ग का रक्षक, दुर्ग का रक्षक। एक होता है अंतपाल, अंतपाल, एक होता है अंतपाल। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, एक होता है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता है? अंतपाल। एक होता है दवारिक, दवारिक। ठीक है, राजमहल का जो देखभाल करने वाला को दवारिक कहते हैं। ठीक है, राजमहल का देखभाल अधिकारी, देखभाल अधिकारी। ठीक है, राजमहल के देखभाल अधिकारी को दवारिक कहा जाता है। चलिए, ठीक है, थोड़ा मैं सिस्टम को चार्ज में लगा देता हूँ, फिर बातें करेंगे आगे। चलिए,
चलिए आगे बढ़े। तो ये 12 मंत्री के नाम, 6 और बाकी है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट बात करेंगे फिर वही, ठीक है। एक तरफ मंत्री रहेंगे और दूसरे तरफ मंत्री या फिर तीर्थ, और दूसरे तरफ रहेंगे प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य, ठीक है। चलिए हैंग हो जा रहा है बार बार। चलिए जैसा कि है, ठीक है। आगे बढ़े। 12 हुआ था, और 12 के बाद हम बात करेंगे 13वें नंबर की मंत्री, और 13वें नंबर पर हम देखेंगे आठवीं। क्या है? आठवीं, आठवीं, ठीक है। आठवीं क्या होता है? वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ये होते हैं वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। सर्वोच्च अधिकारी, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? आठवीं कहलाता है। समाहर्ता, एक होता है समाहर्ता, और समाहर्ता कर संग्राहक, कर संग्राहक, कर संग्राहक जो अधिकारी होते हैं वो क्या कहते हैं? समाहर्ता, ठीक है। एक और होता है मंत्री परिषदात्मक सदाध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष, ठीक है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? मंत्री परिषदात्मक, ठीक है। 16वें नंबर पर बात करेंगे अंतर्वार्षिक। इसको समझने वाली कोई बात नहीं, इसको याद रखिए। सम्राट का अंगरक्षक, ठीक है। कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं भाई, ठीक है। इसका मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सम्राट का अंग रक्षक, उनका काम है वही, ठीक है। आपको काम पढ़ना है, अंग रक्षक। प्रशास्ता, एक होता है प्रशास्ता, राजकीय जो है आज्ञाओं का लिपिबद्ध करने वाला, ठीक है। और राजकीय कार्यों का लिपिबद्ध करने वाला, लिखने वाला, सही है। लिपिबद्ध करने वाला, ठीक है, अधिकारी। चलिए वहीं पर अगर हम बात करें 18वें नंबर पर, ठीक है, युवराज नाम से जानते हैं, ठीक है। राजा का उत्तराधिकारी, ठीक है, राजा का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 18 जो है
मैंने कहा था कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रियों की जो संख्या है वो 18 बताई गई है, और 18 मंत्रियों की बातें आप देख सकते हैं। ठीक है, पुरोहित जो है सेना, ठीक है, मंत्री सॉरी प्रधानमंत्री होते हैं। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता है, कहने का मतलब है सेना का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो सेनापति कहने का मतलब जो जितने सेना है उनका एक प्रमुख को बनाया जाएगा। जैसे क्लास है, क्लास का एक मॉनिटर होता है उसी प्रकार का। ठीक है, सानिदाता राजस्व विभाग का अधिकारी। ठीक है, अगर कोई खजाने में पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, खजाने में पैसा जमा, तो उसका देख रेख कौन करेगा भाई? एक कोई अधिकारी होगा। ठीक है, उसी को हम कोषाध्यक्ष कहते हैं। और इस मंत्री को, ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन में इसी कोषाध्यक्ष को सन्निधाता के नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठा और व्यवहारिक दोनों जो है न्यायाधीश है। एक जो है फौजदारी मामलों को कंट्रोल करता है, जो प्रतिष्ठा कहलाता है, फौजदारी मामलों को देखता है। और दूसरा दीवानी मामलों को देखता है, वो हम बात करेंगे क्या है। नायक सेना का संचालन करता है। ठीक है, कर्मांतिक उद्योग धंधे के जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो उद्योग धंधों को देखते हैं, ठीक है, वो वाला अधिकारी कर्मांतिक कहलाता है। ठीक है, पुलिस अधिकारी को दंडपाल कहा जाएगा। ठीक है, नागरक एक प्रकार के कोतवाल होते हैं। दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक करने वाला। अंतपाल, ठीक है, सीमावर्ती दुर्गों का क्या कहलाता है? रक्षक कहलाता है। ठीक है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। राजमहल का देखभाल करने वाला अधिकारी दोवारिक कहलाता है। वहीं पर आठवीं वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता, कर संग्राहक, मंत्री परि जो है पदाध्यक्ष, मंत्री परिपदाध्यक्ष, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कहलाता है। अंतवर्षिक ये सम्राट का अंगरक्षक है। और तास्ता जो राजकीय कार्य की लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी है, राजकीय कार्यों को संरक्षण प्रदान करता है, वो कौन है? तास्ता। युवराज आप जानते हैं राजा का प्रमुख जो है अधिकारी को क्या कहते हैं? युवराज कहा जाता है। बातें क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? आगे चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब तो ये तो हो गया कुछ मंत्री के नाम, मंत्री परिषद के नाम, कुछ तीर्थ के नाम। ठीक है, कुछ अधिकारी और है, अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जहां पर मेगस्तनी का इंडेक्स 27 जो अधिकारी की बातें करते हैं, तो कुछ अधिकारी के नाम जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अधिकारी गण या अधिकारी वर्ग या अधिकारी वर्ग, और इसको मौर्यकालीन प्रशासन में मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। मौर्यकालीन जो अधिकारी गण है, जैसे उसको तीर्थ के नाम से जानते थे ना, ठीक है, उनको किस नाम से जानते थे? तीर्थ के नाम से जानते थे। तो इसको हम क्या किस नाम से जाना जाता है? इसको मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक तरफ हम देखेंगे कुछ अधिकारी के नाम। ठीक है, उसी प्रकार अधिकारी के नाम देखेंगे, जैसे पहले देखे थे। एक तरफ मंत्री के नाम, ठीक है, दूसरी तरफ उसके विभाग की बातें करेंगे, किस विभाग से वो रिलेट रहते हैं, किस विभाग। ठीक है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो है विभाग की बातें करेंगे। फिर वहीं पर फिर अधिकारी की कुछ बातें करेंगे और उनके कुछ विभाग की बातें करेंगे। ठीक है, सेम वही। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो उसको याद रखनी है आपको।
चलिए ठीक है, तो प्रॉपर अच्छे से बनाएंगे, फिर बनाएंगे तो चलिए कुछ अधिकारी के जो नाम है वो याद रखिए। फर्स्ट, लक्षणाध्यक्ष, एक अधिकारी जो लक्षणाध्यक्ष, चलिए लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा एवं टकसाल अधिकारी होते हैं, ठीक है, मुद्रा या जो है टकसाल अधिकारी, वो क्या कहलाते हैं? लक्षणाध्यक्ष, कुशाध्यक्ष, सॉरी शुल्काध्यक्ष, ठीक है, शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष जो व्यापारिक कर का प्रधान होता है, व्यापारिक कर प्रधान को शुल्काध्यक्ष कहा गया है। वहीं पर बात करें सीताध्यक्ष, ठीक है, सीताध्यक्ष, तो सीताध्यक्ष जो है कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता है, कृषि विभाग का अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी क्या कहलाते हैं? सीता अध्यक्ष। वहीं पर चौथे नंबर पर बात करें अकाराध्यक्ष, ठीक है, अकाराध्यक्ष, और अकाराध्यक्ष जो है वो खानों का अधिकारी, ठीक है, खानों का अधिकारी, खानों का अधिकारी। चलिए फिर मुद्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अधिकारी होता है। क्या होता है? पासपोर्ट विभाग का अधिकारी या पासपोर्ट विभाग अधिकारी। छठे नंबर बात करें, ठीक है, एक होता है पौताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, माप तौल अधिकारी होते हैं, माप तौल अधिकारी। एक जिसको बोलते हैं पाड्याध्यक्ष, पाण्ड्याध्यक्ष, और जो व्यापार वाणिज्य अधिकारी होते हैं, ठीक है, व्यापार वाणिज्य अधिकारी। चलिए नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष जो नौसेना का अधिकारी होता है, नौसेना का, नौसेना विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, संख्याध्यक्ष, संख्याध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, व्यापारिक मार्ग या सड़कों का अध्यक्ष, व्यापारिक मार्ग या सड़कों का अध्यक्ष, इस विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए मणिकाध्यक्ष, एक होता है मणिकाध्यक्ष, और मणिका, ठीक है, ये होते हैं
वेश्याओं का निरीक्षक होता है। ठीक है, वेश्याओं का निरीक्षक। ठीक है, याद रखिए उस समय, ठीक है, वेश्याओं को आश्रय दिया जाता था। ठीक है, वेश्याओं का निरीक्षक। चलिए, वहीं पर 11वें नंबर की बात की जाए तो विविधाध्यक्ष, विविधाध्यक्ष चारागाह विभाग का अधिकारी या चारागाह विभाग का चारागाह विभाग का अध्यक्ष, उसको हम क्या कहते हैं, विविधाध्यक्ष। वहीं पर 12वें नंबर पर और अंतिम नंबर पर महामात्र प्रसरण, महामात्र प्रसरण। और ये जो होते हैं वो गुप्तचर विभाग का अधिकारी। ठीक है, गुप्तचर विभाग का अधिकारी, इसको कहा जाता है महामात्र प्रसरण, गुप्तचर विभाग का अधिकारी। ठीक है, या गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, महामात्र प्रसन्न। चलिए, तो ये चीजें याद रखिए। अधिकारी गण है, कुछ अधिकारी वर्ग है जिसको मजिस्ट्रेट कहा जाता है मौर्यकालीन प्रशासन में। और लक्षणाध्यक्ष मुद्रा टकसाल, मुद्रा या टकसाल जो है पैसा वैसा छापने बनाने वाले जो अधिकारी हैं, ठीक है, उसको लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। व्यापारिक जो, ठीक है, व्यापारिक जो मार्ग है, ठीक है, व्यापारिक जो है, ठीक है, उनका को कहा जाता है शुल्काध्यक्ष, उनके प्रधान। सीताध्यक्ष जो कृषि विभाग, ठीक है, कृषि विभाग कंट्रोल में रखता है, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनको सीताध्यक्ष कहा गया है। अकाराध्यक्ष जो खानों, ठीक, खानों मतलब खदानों, जहां से कुछ अमूल्य चीजें जो खनिज प्रदान होते हैं, ठीक है, वो खाने के जो अधिकारी है उसको अकाराध्यक्ष कहते हैं। मुद्राध्यक्ष जो पासपोर्ट विभाग के अधिकारी है उसको मुद्राध्यक्ष। पौताध्यक्ष जो माप तौल के अधिकारी है। पार्टी जो व्यापारिक वाणिज्य अधिकारी है। नवाध्यक्ष जो नौसेना विभाग का अध्यक्ष है। संख्याध्यक्ष जो व्यापारिक मार्ग है, सड़क है, आने जाने वाले जो मार्ग है, यातायात मार्ग है, ठीक है, इनके अध्यक्ष को हम संख्याध्यक्ष कहते हैं। मणिकाध्यक्ष जो वेश्याओं का निरीक्षक करते हैं, ठीक है, वहां पर वेश्याओं को छूट दी जाती थी, ठीक है, उनके जो है आजीविका चलाने के लिए वेश्याओं को वहां आश्रय दिया जाता है और उनके जो अधिकारी होते हैं उसको मणिकाध्यक्ष कहा गया है। वित्ताध्यक्ष जो चारागाह का जो अधिकारी होता है उसको वित्ताध्यक्ष कहते हैं। और महामात्र सत्र जो गुप्त विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको महामात्र सत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने भी ये चीजें देखने को मिली। एक तो आपको अधिकारी वर्ग देखने को मिला, ठीक है, मंत्री परिषद देखने को मिली। तो यहाँ तक अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में अभी जो है, सॉरी, सम्राट हुआ है, राजा हुआ है या शासक हुआ है, मंत्री परिषद की बात की, ठीक है, कुछ अध्यक्ष की बातें हमने की। अब बातें जो करेंगे एक एक करके, सैन्य जो है प्रणाली, न्याय प्रणाली और गुप्तचर प्रणाली, ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन पर चलेंगे, केंद्रीय प्रशासन के बाद स्थानीय प्रशासन। ठीक है, चलिए।
चलिए आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। सैन्य व्यवस्था या सैन्य प्रणाली, ठीक है। चलिए सैन्य व्यवस्था देखने से पहले हम बात करेंगे न्याय प्रणाली की, न्याय की, ठीक है। न्याय प्रणाली, फिर सैन्य, फिर गुप्तचर, ठीक है। चलिए न्यायालय, न्यायालय या न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली, ठीक है। देखिए अगर कोई दंड करता है, सॉरी, अगर कोई अपराध करता है तो वो दंड तो मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। कोई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो उनको क्या मिलेगा, दंड तो मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो आप जानते हैं न्याय व्यवस्था में, ठीक है, सर्वोच्च जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता है, आप जानते हैं राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, ठीक है। न्याय प्रणाली व्यवस्था में राजा सर्वोच्च क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। पहली बात है, ठीक है। अब देखिए राजा तो भाई चलो केंद्र में बैठा हुआ है, ठीक है, राजा केंद्र में बैठा है, ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायाधीश से न्याय करता है, ठीक है। किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है, किसी को मार पीट रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी जो है अन्याय हो रहा है, ठीक है, तो उनका जो है पूरी तरह से उनको न्याय दिलाने का कार्य वो राजा के ऊपर रहता है, राजा करता है। तो वो तो भाई साहब केंद्र में बैठा हुआ है, ठीक है, केंद्र में बैठा हुआ है। अगर निम्न स्तर पर, ठीक है, अगर निम्न स्तर पर अगर कोई ऐसे कार्य कर जाते हैं या ऐसे दंडनीय कार्य करते हैं, अब ऐसे आपराधिक कार्य करते हैं, तो उनका सजा तो राजा तो आके नहीं देगा या राजा नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि दूर है, ठीक है, तो सबको तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना। तो जाहिर सी बात है न्यायालय की व्यवस्था की गई है, राजा तो करेगा करे, लेकिन अथॉरिटी न्यायालय को भी दी गई कि आप भी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप भी निर्णय ले सकते हैं, आप भी जो है उनको सजा दे सकते हैं, आप भी जो है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से राजा सर्वोच्च अधिकारी होता है, लेकिन उनके कुछ न्यायालय के और प्रकार देखने को मिलता है, ठीक है। न्यायालय, न्यायालय के प्रकार, ठीक है। चलिए न्यायालय के प्रकार की बात की जाए तो एक जो आपको देखने को मिलता है, एक न्यायालय जिसको हम कहते हैं धर्म स्थली, ठीक है, धर्म, एक न्यायालय जिसको क्या कहा जाता है, धर्म स्थली, धर्म स्थली न्यायालय। और दूसरा न्यायालय जिसको कहते हैं कंटक शोधन, क्या है, कंटक शोधन, कंटक शोधन न्यायालय। एक न्यायालय क्या कहलाता है, धर्मस्थली, और दूसरा न्यायालय जिसको कहते हैं कंटक शोधन, ठीक है। क्या है, न्यायालय की क्या है, प्रकार है। चलिए अगर बात की जाए धर्मस्थली की, तो धर्मस्थली किस चीज को देखते हैं,
वो दीवानी मामलों का निपटारा करते हैं। ठीक है, तो दीवानी मामले की सुनवाई, दीवानी मामलों की सुनवाई, ठीक है, किनके अंतर्गत होती है? ठीक है, इन्हीं धर्मस्थली, ठीक है, न्यायालय में होती है। वहीं पर, ठीक है, कंटक शोधन में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती है। ठीक है, फौजदारी मामलों की सुनवाई, फौजदारी मामलों की सुनवाई कहाँ पर होती है भाई साहब? कंटक शोधन जो न्यायालय है। ठीक है, अगर मैं कहूँ दीवानी मामले, ठीक है, तो दीवानी मामले क्या होते हैं? ठीक है, चलिए, दीवानी मामले थोड़े मोड़े जो झगड़े होते हैं, ठीक है, समझिएगा, दीवानी और फौजदारी मामले का मतलब, दीवानी मामले जो थोड़े मोड़े झगड़े होते हैं, जैसे आपने बोलते ना, घरों में जो है, अगर कोई आपका खेत है, कोई घर है, कोई जमीन है, थोड़ा सा जमीन बढ़ा के जो है, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ा के घर बना दिया, तो जो है पड़ोसी के साथ अब झगड़ा हो गया। ठीक है, पड़ोसी के साथ क्या हो गए? झगड़ा हो गया, बातों बातें में कुछ झगड़ा हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो नॉर्मल झगड़े होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो झगड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं दीवानी मामले। ठीक है, नॉर्मल जो झगड़े होते हैं, सामान्य झगड़े बोल सकते हैं इसको, सामान्य झगड़े, झगड़े। ठीक है, सामान्य झगड़े, अपने कोई बंटवारे के लिए माँ बाप को मार रहा है, उनकी जो है, ठीक है, उनसे झगड़े कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो सामान्य जो झगड़े होते हैं। फौजदारी मामले कहने का मतलब है, उनको हम जो है आपराधिक मामले भी कहते हैं। अपराधिक, कैसे आपराधिक मामले? आपराधिक मामले जैसे कि हत्या है, चोरी है, ठीक है, डकैत है, हत्या, चोरी, डकैती, धमकी, ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, छेड़खानी, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपराधिक मामले। ठीक है, तो हत्या, चोरी या फिर फौजदारी मामले। चलिए, अब जाहिर सी बात है, यहाँ न्यायालय है, ठीक है, तो न्यायाधीश तो बैठेंगे ही भाई साहब, न्यायालय है तो न्यायाधीश तो बैठेंगे। तो यहाँ के जो न्यायाधीश थे, इसको हमने स्थान धर्मस्थली मामले के जो न्यायाधीश थे, न्यायालय है तो न्यायाधीश बैठेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या बैठेंगे? न्यायाधीश बैठेंगे भाई साहब, न्यायाधीश बैठेंगे। तो यहाँ के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? कंटक शोधन के न्यायाधीश को, और जो है धर्मस्थली के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक जो है व्यवहारिक किसको कहा जाता है? तो दीवानी मामले को हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक कहते हैं। क्या है? व्यवहारिक। जो न्यायाधीश होता है, दीवानी मामले के जो न्यायाधीश होते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? व्यवहारिक नाम से जानते हैं, ये चीज याद रखिए। फौजदारी मामले की, सॉरी, हाँ, फौजदारी है कहने का मतलब, कंटक शोधन जो न्यायाधीश है, उनके जो न्यायाधीश है, उसको किस नाम से जानते हैं? प्रतिष्ठा के नाम से जानते हैं। ये जस्ट मैंने इसके पहले बताया था, इसको किस नाम से जानते हैं? प्रतिष्ठा। ठीक है, चलिए, प्रतिष्ठा। चलिए, तो ये जो है आपको याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए, तो न्याय व्यवस्था की गई थी, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे, उनके बावजूद भी न्यायालय के प्रकार देखने को मिलता है। एक कहलाता था धर्मस्थली न्यायालय, और उस धर्मस्थली न्यायालय का न्यायाधीश होता था जिसका नाम था, मौर्यकालीन प्रशासन में उसका नाम था व्यवहारिक। और वहीं पर न्यायालय के दूसरे प्रकार में कंटक शोधन न्यायालय, और कंटक शोधन न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, उसको प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है।
कंटक शोधन न्यायालय जहाँ पर फौजदारी मामलों को देखता है, फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, जैसे कि आपराधिक मामले में हत्या, चोरी, डकैती, धमकी, छेड़खानी, मारपीट, ये सभी जो है, ठीक है, ये सभी मामले जहाँ पर फौजदारी देखता है। वहीं पर दीवानी मामले जैसे सामान्य झगड़े, घरेलू झगड़े जो है वो, ठीक है, वो दीवानी मामले कहलाते हैं और धर्मस्तरीय न्यायालय में देखी जाती है, जिसकी, ठीक है, जिसका निर्णय वो न्यायाधीश करता है, जिसका नाम है व्यापारिक। ये चीज याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक मौलिक प्रशासन में कितने प्रकार के जो न्यायाधीश की बातें हुई है, कितने प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। तो एक धर्मस्थली होता है, दूसरा कंटक शोधन होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर क्या हो गया, चलिए, आपने अगर कोई अपराध किए हैं, ठीक है, आपने अगर अपराध किए, कोई चोरी किया है, ठीक है, ये करना नहीं ना, कोई चोरी किए हैं, कोई जो है हत्या किया, डकैत किए, धमकी, छेड़खानी, ठीक है, जो भी आपने किए हैं, या सामान्य जो है घरेलू झगड़े किए हैं, ठीक है, तो न्यायालय में उसके लिए, ठीक है, दंड तो मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो दंड किस प्रकार के होंगे, आर्थिक दंड या जुर्माना, ठीक है, क्या है यहाँ पर जो है कुछ आर्थिक दंड या जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आर्थिक जो है क्या है, आर्थिक दंड या जुर्माना दे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई आपने गलती की है तो जाहिर सी बात है वो देने पड़ेंगे ही, ठीक है। एक जिसको हम कहते हैं पूर्व साहस दंड, ठीक है, क्या कहा जाता है, पूर्व साहस दंड, ठीक है। दूसरा जिसको हम कहते हैं मध्यम जो है दंड, ठीक है, मध्यम साहस दंड, मध्यम साहस दंड। और तीसरा, थर्ड जिसको कहा जाता है उत्तम साहस दंड, उत्तम साहस दंड, ठीक है। चलिए, ये क्या चीज है, ठीक है। दंड या जुर्माना उसके, दंड या जुर्माना उसके किसको देखकर, ठीक है, उसके आपराधिक जो किस प्रकार से अपराध किए हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी से जो झगड़ा करता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी से झगड़ा करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल जो झगड़ा करता हूँ, घरेलू झगड़े होते हैं, पड़ोसी आस पड़ोस के झगड़े होते हैं, ठीक है, जमीन जायदाद के थोड़े बहुत जो झगड़े होते हैं, ठीक है, उसको मान के चलिए आप जो है नॉर्मल जो झगड़े हैं, ठीक है, ये नॉर्मल जो है क्या है, जो है अपराध है, तो उसको हम कह सकते हैं पूर्व साहस, थोड़े बहुत जो झगड़े होते हैं। मध्यम साहस दंड, जैसे कि किसी कॉलर पकड़ लिया, किसी को मार पीट दिया, ठीक है, चोरी कर दिया, ठीक है, ऐसा जो है कांड कर दिए, ठीक है, जो, ठीक है, उतने ज्यादा भी नहीं है ना उतने कम भी नहीं है, ठीक है, ऐसे कार्य कर दिए या ऐसे अपराध कर दिए, ठीक है, जो उतने ज्यादा भी नहीं है, जो उतने कम भी नहीं, किसी की हत्या तो नहीं की, ठीक, किसी को छीने, किसी के जो है कुछ धमकी, कुछ डकैती नहीं दी, नॉर्मल जो है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल जो एकदम जो है झगड़े, इस प्रकार से मध्यम झगड़े को हम क्या कहते हैं, मध्यम साहस, समझ रहे हैं ना मेरी बातें, ठीक है। चलिए, तीसरा जो है उत्तम साहस दंड, उत्तम साहस दंड कहने का मतलब है अत्यधिक जो है आप दंड कर, ठीक है, अत्यधिक जो है आपने अपराध कर दिए, ठीक है, तो धमकी दे दे, किसी को डकैती कर दे, हत्या कर दे, चोरी कर दे, इस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में जो है अगर आप क्या करते हैं, अपराध करते हैं, वो किसके श्रेणी में आएगा, उत्तम साहस जो है दंड की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, पूर्व साहस मतलब थोड़े बहुत झगड़े, ठीक है, कि जो श्रेणी में आएगा, मध्यम साहस उसके बाद जो है, ठीक है, थोड़े उससे ज्यादा झगड़े या उससे ज्यादा जो अपराध है वो किसके श्रेणी में आएंगे, मध्यम साहस। और उससे भी ज्यादा अपराध की प्रवृत्ति अगर होती है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति होते हैं, तो उसको हम उत्तम साहस दंड के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। तो जुर्माना क्या क्या देना पड़ता है, जुर्माना यहाँ पर पूर्व साहस दंड में 80, सॉरी 40 जो है,
48 है, ठीक है। 48 पण, ठीक है, क्या है, 48 पण टू जो है 200 पण, 200 पण। पण देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पण का मतलब जो है उस समय मुद्रा थी, मुद्रा व्यवस्था। अभी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप कहीं कुछ लेने खरीदने जाते हैं या फिर जो है, ठीक है, जो माध्यम है, ठीक है, खरीदी बिक्री का जो विनिमय का जो माध्यम है वो क्या है, वो है रुपया है, पैसा है। अब पैसा ही देकर जो है क्या करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। पैसा देकर मतलब वो क्या है, मुद्रा क्या है, हमारा रुपया है, हमारा मुद्रा क्या है, रुपया है। तो रुपये में हम देते हैं, ठीक है, 10 रुपये का साबुन दीजिए। अगर मैं बोलूँ दुकान में जाके तो क्या बोलेंगे, ठीक है, 10 रुपये का साबुन दीजिए। आप ये नहीं बोलेंगे 10 साबुन दीजिए, ठीक है, या 10 का साबुन दीजिए। वो 10 का साबुन दीजिए बोलेंगे तो भी वो समझ जाएगा 10 रुपये, ठीक है। जब मुद्रा जो चलन है, ठीक है, तो उस समय जो मुद्रा का चलन था पण था, ठीक है। तो 48 पण से 200 पण के बीच ये दंड आपको जुर्माना के रूप में भोगना पड़ता था, ठीक है। जब वो क्या करते हैं, पूर्व साहस करते हैं। वहीं पर अगर, ठीक है, मध्यम साहस होगा तो 200 पण से लेकर आपको 500 पण तक आपको जुर्माना भोगना पड़ेगा, ठीक है। 200 पण से लेकर 500 पण तक जुर्माना भोगना पड़ेगा। और उत्तम साहस में 500 पण से अधिक, 500 पण से अधिक, ठीक है, 500 पण से अधिक जो है आपको उत्तम साहस में ये जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो पूर्व साहस पण 48, सॉरी, पूर्व साहस दंड में 48 पण से 200 पण, मध्यम साहस दंड में जो है 200 पण से 500 पण, और उत्तम साहस दंड में 500 पण से अधिक जितना भी है वो भोगना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी न्यायालय व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, यहाँ पर। और एसएसटी आपको देखने को मिलती है। चलिए, न्याय व्यवस्था हो गई, और न्याय व्यवस्था की बात जो बाकी है वो क्या है, न्याय हो गया, सैन्य व्यवस्था है और गुप्तचर प्रणाली, ठीक है, सेना की व्यवस्था है और गुप्तचर प्रणाली। चलिए, तो याद रखिए भाई साहब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे की बात करें, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। लेकिन जो है आगे की जो बात है वो बात बस इतनी सी है कि वो कल देखिए, ठीक है, ज्यादा दिमाग में लोड भी आपके नहीं रखना। चलिए, तो आगे की बात हम कल करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप वो जो है हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो इस प्रकार से सभी को ये फ़ायदा मिलना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर सबको ये फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग के लिए लगातार ये जारी रहेगा क्लासेस, और भी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस जारी रहेगा। अभी बायोलॉजी चल रहा था, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया हूँ उससे, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट हो गया है। तो बायोलॉजी खत्म होगा फिर चलेंगे जो है फिजिक्स में, फिजिक्स खत्म होगा तो चलेंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री खत्म होगा तो चलो चलेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट खत्म होगा तो चलेंगे टेक्नोलॉजी में। तो पूरा साइंस का चैप्टर उधर अब चलता रहेगा एक बीच में, और एक बीच में आपका ये चलता ही रह गया, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने के बाद मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री खत्म होने के बाद आपके मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर जो है सीजी का जियोग्राफी देखेंगे, सीजी का जियोग्राफी एक तरफ चलता रहेगा, दूसरी तरफ इंडियन जियोग्राफी चलता रहेगा। जियोग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो है हम
अलग और कुछ कुछ जो चीज़ें बाकी है उसकी बात करेंगे, हिंदी भी देख लेंगे, ठीक है, हिंदी भी हम देखेंगे, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसके लिए प्रेजेंट रहूँगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, और भी जो भी चीज़ें आएँगी, साथ में जितने भी एग्ज़ाम सामने आएँगे, उससे रिलेटेड अगर कोई सिलेबस सामने आता है, ठीक है, तो वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी अभी फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीजी कंप्यूटर्स रायपुर से ही, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल है और मैं बार-बार बोल रहा हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ठीक है, सब तक पहुँचाइए, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ें कहने का मतलब चलते हैं और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, ठीक है, कल की क्लास में वीडियो नंबर 7 क्लास नंबर 7, ठीक है, किसका मौर्य काल का, और नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे, ठीक है, इसका न्याय होगा सैन्य गुप्तचर और ये प्रांतीय प्रशासन फिर स्थानीय प्रशासन, तो जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, कृषि पशुपालन व्यापार अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बातें, फिर ये 2 क्लास है, मान के चलिए ये 6 पार्ट, पार्ट नंबर 6, 7, 8 2 पार्ट बाकी है, 2 पार्ट में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये सभी चीज़ें याद रखे भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास जो है, आज कल परसों 3 क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, याद रखिए। चलिए, चलते हैं, बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम, तक तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सबक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट।